आरपीएससी के जो पेपर्स हैं उनकी पेडागोजी को हम सोल्व कर रहे हैं और उसका दूसरा पार्ट हम फिर लेकर आ रहे हैं। ये वरिष्ठ अध्यापक का, ये सीनियर टीचर्स का ही जो पेपर हुआ था 26 अप्रैल 2017 को, और इस पेपर की पेडागोजी के 20 क्वेश्चंस हैं, वो हम देख लेते हैं। जो एस्टेट में कुछ क्वेश्चन इनमें से रिपीट हुए थे, आप कमेंट करके बता सकते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस हैं जो रिपीट हुए थे या हो चुके हैं एस्टेट में कहीं ना कहीं। आइए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, किस मनोवैज्ञानिक ने समोआ के द्वीप पर अनुदैर्ध्य अध्ययन किया था? पहली चीज तो ये समझ लें कि अनुदैर्ध्य स्टडी होती कौन सी है। लॉन्गिट्यूडनल स्टडीज होती हैं, वो होती हैं कि किसी एक सब्जेक्ट पे, यानी किसी व्यक्ति पे या किसी समाज पे या किसी जगह पे लंबे समय तक अध्ययन किया जाए, ऑब्जर्व किया जाए एक ही चीज पर, तो उसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल, यानी एक ही जगह का अध्ययन किया गया होगा और समोआ द्वीप पे किया गया। ये फेमस स्टडी थी किशोर और किशोरियों के जो शिक्षा से संबंधित अध्ययन किया था, मार्गरेट मीड ने किया था। ये एक रिसर्चर थी अमेरिका की, उन्होंने ये अध्ययन किया था। उसके बाद आते हैं हम, सर्वप्रथम मनोविज्ञान ने अपनी आत्मा का परित्याग किया, फिर अपने मन का त्याग किया, इसके बाद चेतना का त्याग किया। एक्चुअल में ये साइकोलॉजी की डेफिनेशन है और इस तरह से बताया था कि मनोविज्ञान ने सबसे पहले आत्मा का विज्ञान था, फिर उसके बाद मन का विज्ञान आया, फिर चेतना का विज्ञान आया और अब यह व्यवहार का विज्ञान है। तो ये डेफिनेशन किसकी दी हुई है? ये वुडवर्थ की डेफिनेशन है। इसके बाद आते हैं, अंतर्दृष्टि या सूझ द्वारा सीखना सिद्धांत किसने दिया था? तो ये बड़ा आसान है, कोलर ने दिया था। अगर लेविन की बात करें तो फील्ड थ्योरी थी, बंडूरा की थी सोशल लर्निंग थ्योरी थी और गुथरी की वन ट्रायल लर्निंग थ्योरी थी। उसके बाद आते हैं, वाइगोत्स्की बच्चों के सीखने में किस में कारक को महत्वपूर्ण मानते हैं? वाइगोत्स्की किसको मानते हैं? वाइगोत्स्की सबसे ज्यादा एनवायरमेंट को, कल्चर को और लैंग्वेज को महत्वपूर्ण मानते हैं या समाज को मानते हैं। नैतिक, शारीरिक, आनुवांशिक नहीं, समाज या एनवायरमेंट हम कह सकते हैं सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मानते हैं, समाज संस्कृति को। जब पूर्व का अधिगम नई परिस्थितियों में सीखने पर किसी भी प्रकार से कोई प्रभाव नहीं डालता, यानी पहले का अधिगम है वो दूसरी परिस्थिति में प्रभाव डालता ही नहीं, ना नेगेटिव ना पॉजिटिव, इसको क्या बोले हम? तो उसको जीरो ट्रांसफर बोलते हैं। जीरो ट्रांसफर वो होगा जब प्रभाव डलता ही नहीं। पॉजिटिव प्रभाव डलता है तो पॉजिटिव ट्रांसफर, नेगेटिव प्रभाव डलता है तो नेगेटिव ट्रांसफर होता है। उसके बाद आते हैं, स्किनर द्वारा प्रतिपादित अधिगम सिद्धांत है, यानी स्किनर ने कौन सी थ्योरी दी थी? शास्त्रीय अनुबंधन है, ये पैब्लो ने दी थी। ऑपरेंट कंडीशनिंग स्किनर की है। अंतर्दृष्टि है वो कोहलर की है और ट्रायल एंड लर्निंग यानी प्रयत्न एवं भूल है वो थोरनडाइक की है। तो हमारा राइट आंसर होगा ये वाला। इसके बाद आते हैं हम, मानव विकास के संबंध में कौन सा कथन गलत है? विकास रेखीय होता है? नहीं, पहली ही चीज गलत है, विकास रेखीय नहीं होता, यानी एक लाइन में विकास नहीं होता, कभी तेज होता है कभी धीमा होता है। विकास पूर्वानुमेय होता है, यानी प्रेडिक्टेबल होता है, प्रेडिक्शन हो सकती है, हाँ बिल्कुल सही है। विकास निरंतर चलता है, कभी नहीं रुकता, हमें जन्म से लेकर मृत्यु तक चलता ही रहता है। विकास सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, बिल्कुल सामान्य से विशिष्ट की ओर चलता है, यानी पहला ही गलत है, रेखीय नहीं होता। इसको अगला है, जब एक ही विषय के विकास का अध्ययन अधिक समय अवधि तक किया जाए, यानी एक ही विषय का अध्ययन और लंबे समय तक किया जाए, तो अभी क्वेश्चन ये आया था हमारा, इसको बोलते हैं लॉन्गिट्यूडिनल यानी अनुदैर्ध्य अध्ययन। व्यक्तित्व का अंतर्मुखता तथा बहिर्मुखता के रूप में, यानी एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन किसने दिया था? एक्चुअल में ये चारों ही पर्सनैलिटी के टाइप्स देने वाले हैं, इनको हम देख लेते हैं। स्प्रेंगर है, इसने अभी प्रश्न आया था, इसने 6 टाइप दिए थे, सोशल, पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, रिलीजियस, थ्योरेटिकल और एस्थेटिकल। शेल्डन ने दिया था एक्टोमॉर्फिक, मेसोमॉर्फिक और एंडोमॉर्फिक। जुंग ने दिया था इंट्रोवर्ट, एक्सट्रोवर्ट और उसमें बाद में एम्बीवर्ट भी जोड़ दिया था। क्रेस्मर ने पाइकनिक, एथलेटिक और एस्थेनिक दिया था। तो इसने पूछा है एक्सट्रोवर्जन और इंट्रोवर्जन, ये युंग का दिया हुआ है। निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का जैविक निर्धारक है, यानी बायोलॉजिकल फैक्टर इनमें से कौन सा है? हेरिडिटी, बर्थ ऑर्डर, आकांक्षा और सामाजिक आर्थिक स्तर। तो हेरिडिटी इन्फ्लुएंस ही है जो बायोलॉजिकल फैक्टर है, बाकी सारे के सारे एनवायरमेंटल हैं। अगला है, निम्न में से कौन सी रक्षात्मक युक्ति नहीं है, यानी डिफेंस मैकेनिज्म इनमें से नहीं है। डिफेंस मैकेनिज्म का अलग से चैप्टर, हमारा वीडियो अलग से देख सकते हैं। तो इसमें से एसोसिएशन है, ये नहीं है, लर्निंग की एक टेक्निक है या मेमोरी की भी टेक्निक है ये। निम्न में से कौन सा गिलफर्ड के त्रिमितीय बुद्धि सिद्धांत के विषय वस्तु आयाम का घटक नहीं है? एक्चुअल में 3 चीजें थी गिलफर्ड की 3D
जो थ्योरी थी इंटेलिजेंस की, उसमें ऑपरेशंस, कंटेंट और प्रोडक्ट 3 चीजें हैं। और उसमें इन्होंने पूछा है कि कंटेंट में कौन सी चीज शामिल नहीं थी। तो कंटेंट में हमारे पास ये 5 चीजें शामिल हैं। विजुअल ऑडिटरी, जिसको पहले शुरुआत में फिगरल बोला जाता था, यानी उसके 2 पार्ट किए गए थे। फिर सिंबॉलिक, सिमेंटिक और बिहेवियरल, 5 चीजें हैं। तो इसमें से कौन सा नहीं है? सिस्टम नहीं है, यानी प्रणाली हमारा राइट आंसर हो जाएगा। हाँ, एक चीज और भी है कि ये पूछा जाता है कि इसके अनुसार कितनी प्रकार की बुद्धियां हैं। तो शुरुआत में गिलफर्ड ने 120 बताई थी, फिर 150 हो गई थी, और लास्ट में जो लेटेस्ट था उसमें 180 हैं। तो इनमें से कोई भी आंसर मिलता है तो उस हिसाब से आप आंसर दें। मानसिक आयु की अवधारणा को किसने विकसित किया गया था? ये पिछले प्रश्न में भी इस तरह से पूछा गया था। मानसिक आयु और इंटेलिजेंस का पहला टेस्ट जो डेवलप किया था वो अल्फ्रेड बीने ने दिया था। उसके बाद आते हैं हम अब 2-3 नाम और भी हैं। स्टर्न कौन था जिसने आईक्यू का कंसेप्ट दिया था? और टर्मन था जिसने आईक्यू पे आधारित टेस्ट बनाया था। या फिर ये कहें कि आईक्यू का प्रयोग किसने किया था? तो टर्मन ने किया था। आईक्यू सूत्र का प्रयोग किसने किया था? वो टर्मन ने ही किया था। या फिर आईक्यू सूत्र का एक मामला और भी है कि MA/CA दिया था टर्मन ने, MA/CA गुना 100 टर्मन ने किया था। इसके बाद आते हैं, सृजनात्मकता मुख्य रूप से संबंधित होती है किससे? जो क्रिएटिविटी है वो डाइवर्जेंट थिंकिंग होती है, इंटेलिजेंस है वो कन्वर्जेंट थिंकिंग होती है, और बाकी ये थिंकिंग का नहीं है। निम्न में से कौन सा संवेगात्मक बुद्धि का तत्व नहीं है? जो इमोशनल इंटेलिजेंस है, इसके 5 फैक्टर हैं जो गोलमैन ने दिए थे। ध्यान रखें, गोलमैन की थ्योरी है जिसने इमोशनल इंटेलिजेंस को बढ़ावा दिया था, और उन्होंने 5 चीजें बताई थी जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन के पास होनी चाहिए। पहली चीज है सेल्फ अवेयरनेस, यानी खुद के बारे में जानकारी हो। सेल्फ रेगुलेशन, खुद के बारे में कंट्रोल या नियंत्रण या खुद को निर्देश देना। सेल्फ मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करना। एम्पैथी का मतलब होता है दूसरे को सीधा का सीधा समझ लेना, दूसरे की भावना समझना। और सोशल स्किल्स का मतलब होता है रिलेशनशिप्स को मेंटेन करने की एबिलिटी हो। तो ये चीजें 5 चीजें थी जो इमोशनल इंटेलिजेंट पर्सन में होंगी। तो कौन सी नहीं होगी? सेल्फ मोटिवेशन इसमें है, एम्पैथी है, हैंडलिंग रिलेशनशिप सोशल स्किल्स में ही आता है, एंटरप्रेन्योरशिप ये बिजनेस का मामला है, तो ये इमोशनल इंटेलिजेंस का पार्ट नहीं है। उपलब्धि अभिप्रेरणा का सिद्धांत यानी अचीवमेंट मोटिवेशन थ्योरी किसने दी थी? मैकक्लेलैंड के द्वारा दी गई है। इसके बाद है डिसलेक्सिया संबंधित किससे है? पठन विकार है। जो तारे जमी पर एक मूवी है उसमें डिसलेक्सिया से पीड़ित है जो लड़का है वो, यानी एक पठन विकार है। बाल अपराध का कारण नहीं है। जो बच्चे अपराधी बन जाते हैं उनका कारण क्या नहीं है? शारीरिक दोष। शारीरिक दोष से उनमें हीन भावना पैदा होती है जिससे वो अपराधी प्रवृत्ति के हो सकते हैं, ये कारण हो सकता है। गरीबी की वजह से भी वो चोरी वगैरह के अपराध कर लेते हैं, वो भी कारण हो सकता है। असफलता की वजह से भी कारण हो सकता है। उचित घरेलू वातावरण होगा तो फिर बाल अपराध क्यों होगा? ये तो उल्टा पॉइंट हो गया, यानी अनुचित घरेलू वातावरण से कारण होता है जबकि ये नहीं होता। कुडर परीक्षण है, ये किसका के लिए दिया गया है? तो ये इंटरेस्ट के लिए होता है। कुडर किधर गया? ये रहा। इसके बाद आते हैं हम, निम्न में से कौन सा सृजनात्मकता का तत्व नहीं है? सृजनात्मकता का अभी भी पूछा गया था पिछले पेपर में भी। 3 तत्व मैक्सिमम नॉर्मली पूछे जाते हैं, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी और ओरिजिनलिटी। स्मृतिकरण, मेमोराइजिंग है, ये क्रिएटिविटी का तत्व नहीं है। इस पार्ट में यही 20 क्वेश्चंस थे। अगले पार्ट के 20 क्वेश्चंस अगले वीडियो में देखें। धन्यवाद।